अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब और मैं हूं सैयद रजी। नाजरीन, पाकिस्तान का सिफारती वफ़द 30 मई को रवाना होगा और भारतीय जहरियत पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हवाले से दुनिया को आगाह करेगा। और इससे कबल भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कोशिशें जारी हैं, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से कोशिशें जारी हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक को एतमाद में पाकिस्तान पहले से ही लेता हुआ आ रहा है। हम देख रहे हैं कि दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं और दूसरी जानिब भारत की जानिब से वफ़द रवाना हो चुका है, जो कि पाकिस्तान से कई गुना बड़ा वफ़द है। भारत का अगर बात की जाए 32 ममालिक का दौरा करेगा भारतीय वफ़द और 45 अरकान पर मुश्तमिल ये वफ़द है। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि 8 अरकान पर मुश्तमिल पाकिस्तानी वफ़द 30 मई को रवाना होगा। अमरीका, बरतानिया, ब्रसल्स जाएगा और पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह करेगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार साहब। इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इख्तियार साहब, पाकिस्तानी वफ़द 30 मई को रवाना होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं वफ़द की जानिब से कोई एक नुक्ता जो कि सबसे पहले रखना चाहिए आलमी बरादरी की जानिब, वो कौन सा होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच रजी। देखिए, सबसे पहले जो हमने पॉइंट रखना है वहाँ पर जो हमारा कोर इशू है वो कश्मीर है। कश्मीर के बगैर बात शुरू किए बगैर आप कहाँ जाएंगे? आप कैसे, मतलब उस तमहीद जब आप रखेंगे तो वो अपने कश्मीर से रखनी है। फिर जो आबी दहशतगर्दी इसने की है और उस पर बात, फिर जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसने किया पहलगाम का, मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि जो डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया था कि अगर इंडिया ये समझता है कि पहलगाम के वाक़े के बाद उस इंसिडेंट के पीछे जो है तो पाकिस्तान का हाथ है, तो हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारी हुकूमत ने वाशगाफ अल्फाज में कह दिया था कि तो फिर चलो आओ, लेट्स हैव अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, इसकी कोई मुश्तरका तहकीकाती कमीशन बना लेते हैं। लेकिन अभी तक भारत उस पर बैक फुटिंग पे जा रहा है और आपकी दूसरे मुल्कों में, पूरी दुनिया में आपको जो है सपोर्ट मिली है। तो मेरे ख्याल में ये कश्मीर इज़ द कोर इशू, आबी दहशतगर्दी, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली और फिर पाकिस्तान पर अटैक करना, ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये इसमें सीक्वेंस के साथ ये इसमें नंबर 1, 2, 3, 4 के हिसाब से ये इसमें जो है उठाई जाएंगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस केस को लड़ने जा रहा है और उसके लिए अभी आपने फरमाया कि इंडिया का वफद जो है तो वो 45 गुना है, तो जिस तरह उनकी फ़ौज हमसे बड़ी है, जिस तरह उनकी फ़िज़ाइया हमसे बड़ी थी, उनके तैयारे बड़े थे और हमने बड़ी मुख्तसर फ़ौज से और मुख्तसर तैयारों से उनके राफेल को गिरा दिया, तो मेरे ख्याल में उसके 45 रुकनी वफद में अगर 45 बंदे और भी डाल दें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो वफद है वो मंझा हुआ वफद है और दे नोज़ कि कहाँ पर बैठकर क्या बात करनी है, किससे बात करनी है और कैसी बात करनी है। उनको लैंग्वेज का भी पता है, उनको मौजू का भी पता है, उनको हालात का भी पता है और हालात के तकाज़ों का भी पता है, बखूबी वाकिफ़ हैं। तो मेरे ख्याल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वफ़द किसका छोटा है, कितना बड़ा है, बट हमारा वफ़द जो है मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो उनके साथ फिर दूसरी टीम है, वज़ीर आज़म साहब ने जो पसंद की है, मुसद्दिक मलिक साहब हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, इसमें और दीगर साथी हैं, हिना रबानी खैर साहब, शेरी रहमान साहब हैं जी। तो ये सारे जो हैं दे आर वेरी इक्विप्ड पीपल, वो अपने मौजू के साथ, अपने उसके साथ वो बड़े इक्विप्ड हैं और उस पर उबूर रखते हैं। तो आई थिंक कि आई एम श्योर कि वो इंशाल्लाह फतह लेकर और दुनिया को पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ जो है वो जानदार तरीके से वो बयान करके है। इख्तियार वज़ीर साहब, भारत का जो वफ़द रवाना हुआ है, आपको लगता है किसी हद तक भारत का जो डिप्लोमेटिक मूव है पुरअसर होगा? क्योंकि पुरअसर उस वक्त होता अगर पहलगाम वाक़े के बाद भारत जो है वो एतमाद में लेने की कोशिश करता, बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगा दिए गए भारत की जानिब से और फिर हमला भी कर दिया गया। देखिए, इंडिया जो है वो इस वक्त वीक फुटिंग पर है, क्योंकि पहलगाम का वाक़या जैसे हुआ उसने तो फ़ौरन, मतलब 2:20 पर वाक़या होता है, 2:30 बजे उसकी जो है 2:30 पर उसका FIR होती है और 3:15-20 पर पाकिस्तान को ये लोग मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं और उसी दिन पाकिस्तान ऐलान करता है कि इफ़ यू थिंक इफ़ देयर इज़ पाकिस्तान बिहाइंड द सीन, तो फिर आओ हमारे साथ बैठो, बात करते हैं और इसकी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसकी वजह से मेरे ख्याल में मोदी और इंडिया जो है वो इस वक्त दुनिया में अकेले हैं। अब
जब अब पाकिस्तान, तुर्किया, चीन, अमेरिका, यूएई, सऊदीया, आज़रबाईजान, ईरान, ये सारे मुल्क आपके साथ, इवन यूरोप आपके मौक़िफ़ के साथ खड़ा हो चुका है। तो अब आधी फिल्म ख़त्म हो गई है, आधा मैच गुजर चुका है। इसके बाद इंडिया अगर 45 या 450 लोगों की टीम भी बना ले तो मेरे ख्याल में उनको वो खातिर खा मकासद जो हैं वो हासिल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इख्तियार और साहब, वो उनकी, अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ, उनकी ट्रेन मिस हो चुकी है। अच्छा, ट्रेन मिस हो चुकी है, लेकिन वो जो ट्रेन जो है वो उनकी वो कोशिश कर रहे हैं कि 32 ममालिक लेके जाएं। आप समझते हैं कि 32 ममालिक जो हैं भारत से सवाल नहीं करेंगे कि आपने बगैर सबूत के हमला कर दिया, आपने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया? डेफिनेटली। अभी तो जब ये जाएंगे तो वहाँ पर इनके जाने से पहले पाकिस्तानी मौक़िफ़ वहाँ पर टेबल पर पड़ा है कि हाउ कम यू कैन सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली। आप इसको किस तरह कर सकते हैं? आप अकेले उसको सस्पेंड कर नहीं सकते। आपने पाकिस्तान पर हमला किया, क्यों किया? आपने पानी बंद किया दरियाए चनाब का, क्यों किया? कैसे किया? आपने इल्ज़ाम लगाया कि पहलगाम के वाक़े में पाकिस्तान इन्वॉल्व है, फिर आपने सबूत नहीं पेश किए। आपको बारहा कहा गया कि आप सबूत पेश करें, आपने क्यों नहीं किया? और पाकिस्तान अब भी कहता है कि हम मुश्तरका तहकीकाती कमीशन के लिए तैयार हैं। तो इन बातों का जवाब जयशंकर क्या, जय शाह क्या, इसका जवाब तो अनजहानी वो जो है वो अमरीश पुरी, उसके पास भी नहीं है, तो नरेंद्र मोदी के पास कहाँ से आएगा? इनके पास इसका जवाब नहीं है। ये जवाब इनको अपने बॉलीवुड से भी नहीं मिलेगा। जब इनकी अपनी मीडिया कहती है कि नरेंद्र मोदी झूठा है, जब इनकी अपनी सोशल मीडिया कहती है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है, जब इनका बॉलीवुड कह रहा है, मैंने सोनाक्षी सिन्हा को सुना था कि हमारा जो वजीर आजम है वो गलत बयानी कर रहा है, जनरल बख्शी कह रहा है कि ये झूठ बोलता है, इनकी अपनी फौज कहती है, इनका अपना पार्लियामेंट कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो ये कैसे वहां पर जाकर सच साबित कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान का केस इंतहाई मजबूत है और इंशाल्लाह पाकिस्तानी वफद जो है वो एक मजबूत केस को लेकर, और बड़े तगड़े वकील हमने भेजे हैं, इंशाल्लाह वो फतह करके वापस आएंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया से मनवाने में, उनको कायल करने में इंशाल्लाह वो कामयाबी हासिल करेंगे। चलें, खारजा उमूर पर तो बात हो गई। इख्तियार साहब, कुछ दाखिली जो इशूज़ हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। आपके सूबे में करप्शन के हवाले से बड़ी गुफ्तगू चल रही है और कोहिस्तान स्कैंडल भी जो है उस हवाले से भी बातचीत हो रही है। तो आप समझते हैं कि जो करप्शन के हवाले से बात हो रही है वो किसी नतीजे पर पहुँच सकेगी, इंसाफ हो सकेगा? देखिए, वहाँ पर करप्शन को खैबर पख्तूनख्वा में ये बात पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आती। मैं ये बात बड़े लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि अगर नैब अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे खैबर पख्तूनख्वा में, तो शायद उसको किसी दूसरे सूबे में या किसी और दफ्तर में जाने की उनको फुर्सत भी ना मिले, मौका भी ना मिले। एक एक ज़िला, मेरा अपना ज़िला जो डिस्ट्रिक्ट नौशहरा है, मैं अभी खबरें आ रही है कि वहाँ पर कोई 100 अरब रुपए का, 40 अरब रुपए का वहाँ पर करप्शन की गई है, जाली चेकों से पैसे निकाले गए हैं। एक ज़िला कोहिस्तान जिसमें 200 अरब रुपए का फज हुआ है। 200 अरब रुपए, मतलब आप अंदाज़ा करें कि एक ज़िले का ये हाल है तो फिर सूबे के क्या हालात होंगे। और ये कोई ऐसा मामलात नहीं है कि ये मतलब नीचे कोई सरकारी लोगों ने, कोई पटवारी तहसीलदार या कोई अकाउंटेंट, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर उसने निकाले होंगे या कोई किसी रजिस्ट्रार ने निकाले होंगे। नो, बड़ी मछलियाँ, बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी जुल्फ़ें, बड़े बड़े कद, बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े ओहदे, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। वज़ीर क्या, मुशीर क्या, ये सारी हुकूमत क्या, ये करते धरते क्या। लेकिन मैं बबांगे दोहल ये बात कहता हूँ कि नेब इज़ वेरी पुअर, वेरी सिक एंड पुअर, कि ये लोग ना कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल कर सके हैं। ये लोग बीआरटी में अगर कामयाबी हासिल नहीं कर सके, ये बीआरटी जिसके आधे दरख्त मौके पर नहीं है, जो 15-20 अरब रुपए में बीआरटी बननी थी वो 160 अरब पे पहुंच गई, ये कुछ नहीं कर सके। 1500-1600
करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था जो 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 इसमें करप्शन की गई है मालम जबा में, अराजी स्कैंडल में, ये उसमें कुछ नहीं कर सके हैं। तो मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द रोल एंड द जो इनकी वो है ना नैब का किरदार, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो नैब पर तो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आपकी हुकूमत पहले भी कर चुकी है, आपके पार्टी के अरकान की जानिब से पहले भी किया जा चुका है। खैर आगे बढ़ेंगे। इख्तियार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, तो क्या आगे चलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इसमें शामिल होगी एहतजाज में? जी बिल्कुल हो सकती है, और मेरे ख्याल में इसमें सबको होना चाहिए। ये जो उन्होंने तहरीक शुरू की है उसका नाम बड़ा अच्छा है, उसका टाइटल बहुत अच्छा है। वो कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले के सूबा बचाओ तहरीक, खैबर पख्तूनख्वा बचाओ तहरीक। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ये अक्सर पूछते होते हैं ना कि फ़ौज का बजट कहाँ लग रहा है, तो फ़ौज ने तो बता दिया कि हमारा बजट कहाँ लग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के 12 साल से जो लोग हुकूमत में हैं, अब ये कौम उनसे पूछ रही है कि आप बताओ आपका बजट कहाँ जा रहा है। सूबा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, दिन ब दिन वो लागर हो गया, मकरूज हो गया, हज़ारों अरब रुपए का मकरूज हो चुका है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का उसकी कोई डायरेक्शन नहीं मालूम कि किस तरफ जा रहा है। हर चीज़ वहाँ पर बराए फ़रोख्त है, यू नेम इट। एक एक वजीर 15, 20 और 25 करोड़ रुपए देकर अगर बना है, एक एक वजीर जो आज से का इजहार आपकी जानिब से किया जा रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वक्तन हम देखते रहते हैं। हमारे साथ इख्तियार वली साहब वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो बयानिए की जंग चल रही है। हम देख रहे हैं कि हर रहनुमा मिलकर आता है बानी तहरीक इंसाफ से और एक अलग बयानिया सामने आता है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुमायूं साहब, हर शख्स का अलग बयानिया सामने आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। जो कोई भी खान साहब से मिलकर आता है, हम देखते हैं कि बाहर आके मुख्तलिफ गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है। और हमने ये भी देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी इसको पॉइंट आउट किया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे नहीं पता आप किस बात का रेफरेंस दे रहे हैं कि कौन बाहर आके मुख्तलिफ लोग क्या बात करते हैं, अब मुझे उसका नहीं मालूम। लेकिन इसका प्रॉब्लम तब होगा जब हम 4 बंदे इकट्ठे जाएं और 4 बंदे बाहर आके मुख्तलिफ बात कर लें। अब उसकी मिसाल इस लिहाज से है कि अगर हम 4 बंदे मुख्तलिफ टाइम पे जाएं और मुख्तलिफ बात करें और उसके बाद आके उसका जवाब मुख्तलिफ मिल रहा हो, तो उसकी एक वजह शायद ये हो सकती है कि मैं जब जाके उनसे लेट्स से मैं उनसे जाके एक बात करता हूँ कि जी क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ डिस्कशन होनी चाहिए। अब मैं उसके जो दलाइल दूंगा उस बेसिस पे वो कह देंगे कि हाँ होनी चाहिए। दूसरा शख्स जाएगा, वो कहेगा जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा है, तो क्या हमें होना चाहिए। हो सकता है उसकी नजर में उन बात के बाद जवाब कुछ और हो जाए या उससे जरा हलक हो जाए। तो बहुत दफा ये हो जाता है कि आपका जवाब जो होते हैं ना, इट डिपेंड्स ऑन द फीडबैक दैट यू गेट, मतलब द इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आपका रिएक्शन या आपकी जो भी स्टेटमेंट होती है वो आती है। तो इसमें मुझे नहीं मालूम कि आप किस चीज को रेफरेंस करके बता रहे हैं, लेकिन मैं गुज़िश्ता रोज की अगर बात कर ली जाए तो हमने देखा कि खान साहब की हमशीरा अलीमा खान की जानिब से बयान दिया गया कि बात करने के लिए तैयार हैं गिव एंड टेक की बुनियाद पर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ अर्से कबल तक ये मौक़िफ़ था कि बात होगी तो मुक़्तदिर हलकों से बात होगी। देखिए, जो मुझे समझ आई थी उस बात से, वो अलीमा खान साहबा ये कह रही थी कि आप लोग, मतलब एक आदमी है जिसको आप लोगों ने जेल में रखा हुआ है, उसके ऊपर एक्चुअल कोई केस नहीं बनता, लेकिन आप लोगों ने केसेस बना दिए हैं। जब उनको बरी हो जाते हैं तो आप एक नया केस उसके ऊपर वो कर देते हैं। फिर 190 मिलियन पाउंड जो कोर्ट्स है, यूके की कोर्ट्स है, वो कहते हैं कि ये प्राइवेट पैसा है, ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। ये यूके की कोर्ट उनको इंस्ट्रक्शन करती है कि यार ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दो और ये चीज कर दो। उसके बेसिस पे आपने यहाँ किया हुआ। हालांकि आपके अपने नैब के जो कवानीन है उसमें ये होता है कि अगर ये कोई गवर्नमेंट का कोई वो डिसीजन है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, तो उस पे नैब लागू नहीं होता। लेकिन आपने इन सब चीजों को कर करा के, तो जब हम सवाल करते हैं भाई आप चाहते क्या हो इमरान खान से, हमें पता है कि आप बेसिकली चाहते ये है कि इमरान खान जो है ना वो किसी लिहाज से वो क्या कह सकते हैं, उनसे माफी मांगे या उनको कहे कि जी जो आप कह रहे हो वही कर लो। या जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना एक
वो करके बाहर भाग गए थे, तो इमरान खान को भी वो चाहते हैं कि बाहर चले जाए, लेकिन वो बंदा नहीं जाना चाहता। वो कहता है यार यहाँ ही मेरा जीना मरना है। तो उसमें और भुट्टो जो जिसकी वजह से आज भी भुट्टो जिंदा है, वो यही था कि वो अपने मौकफ से नहीं हटे थे। तो यहाँ पे वो करते हैं। अब गिव एंड टेक, देखें गिव एंड टेक का मतलब ये हो जाता है कि देखें आप लोग अपने जो गलत स्टांस है, आप अगर आप उसके ऊपर से हटोगे, सब कुछ करोगे। एज फार एज इमरान खान इज कंसर्न, इमरान खान ये कहते हैं कि यार मैं आप लोगों के साथ, मेरा कोई वेंजेंस है ही नहीं, मेरा कोई पर्सनल जाती तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अगर आपको मुझसे डर लगता है तो मैंने ऑलरेडी सबको माफ किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लिहाज से। और बाकी चीजें छोटा मोटा जब आप नेगोशिएशंस करते हैं तो उसमें गिव एंड टेक तो होता है, किसी किस्म के होता है। अब वो क्या गिव एंड टेक है, वो तो जब नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी तो उसमें पता चलेगा ना सर। तो हुमायूं साहब, क्या गिव एंड टेक को हम एनआरओ कह सकते हैं? क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से कहा गया है कि गिव एंड टेक का मतलब तो एनआरओ हुआ सीधा सीधा। देखिए इस तरह है, वो लोग बिलीव करते हैं गिव एंड टेक का मतलब उनका ये होता है एवरीथिंग यू गिव आई टेक, ठीक है ना। तो उनके लिए एनआरओ, अगर किसी इंसान के जहन में, वो कहते हैं ना आप हर एक को अपने आईने में परखते हैं, तो उनके दिमाग में एनआरओ के अलावा कोई चीज नहीं। अगर एनआरओ होता तो जैसे मियां साहब जो थे ना, वो चौथे महीने के अंदर अंदर, 4 महीनों के अंदर अंदर एनआरओ लेके मुल्क से बाहर चले गए थे। अगर एनआरओ ही लेना होता है तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने एनआरओ लेना है तो मैं 2 साल जेल में क्यों रहूं? मैं वो वाहिद पॉलिटिकल लीडर क्यों बन जाऊं जो कि सबसे ज्यादा जेल में और जिसकी सबसे सख्त जेल कटाई हो रही है? आपको पता है उनको गर्मी में रखा जा रहा है, 43-45 डिग्री टेम्परेचर है। वो कहते हैं मेरा कमरे के अंदर का टेम्परेचर 47-48 तक चला जाता है, इतनी गर्मी होती है। अब वो इमरान खान ही है जो ये सारी चीजें बर्दाश्त कर सकता है, बाकी लोगों के तो पता नहीं कितने कितने हार्ट अटैक्स हो गए थे, उनके तो ब्लड ऊपर नीचे हो गए थे, किसी के प्लेटलेट्स खत्म हो गई थी, किसी के कमर हो गए थे। एक आध लोगों ने तो शायद एफिडेविट लिखवा दिया था कि मेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब इस बंदे का दिमाग ही खराब हो गया है। तो अब इस किस्म की चीजें, इमरान खान तो अभी भी हशाश बशाश है, हर दफा कहता है कि भाई इन लोगों के आके मिलना चाहते हैं। अब डर की वजह से उसको जिन लोगों के वो नाम लेते हैं उसको उससे मिलने भी नहीं देते, और तो और उसकी बहनों को भी कहते हैं कि ना मिलो। पता नहीं क्यों इतना डरते हैं इमरान खान से। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ क्या है? क्या वो इस वक्त जो है वो मुक्तदर हलकों के साथ चाहती है मुज़ाकरात, या फिर सियासी हलकों के साथ? क्योंकि सियासी हलकों के साथ तो अभी हमने देखा कि माजी करीब में मुज़ाकरात हुए भी थे जो कि नाकाम हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सालसी में दोनों जानिब कमेटियाँ भी बनी थी, लेकिन मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो सके थे और फिर कामयाब भी नहीं हुए। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि सबसे पहले आप मुझे एक बात समझा दें, ये जो हुकूमत है ये किसकी वजह से यहाँ बैठी हुई है? क्या ये अपने वोटों की वजह से बैठी हुई है? तो आंसर नहीं। क्या ये किसी ने इनको यहाँ पे मुसल्लत किया हुआ है या यहाँ पे बिठाया हुआ है? उसका जवाब है हाँ। तो इसका मतलब है जिन्होंने बिठाया हुआ है उनके पास इनसे ज्यादा ताकत है। नंबर 2, क्या आप मुझे इन ऑनेस्टली बता सकते हैं कि इस हुकूमत के पास कोई कुछ कहने का या कुछ करने का इख्तियार है? सच बता दें। तो उसका जवाब मेरे ख्याल में नहीं है। अब सवाल फिर ये उठता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करे या इमरान खान बात करे तो इमरान खान किस से बात करे? मतलब फर्ज करें आप मेरे क्लिनिक आएंगे, आप मेरे चपरासी से बात करेंगे या आप मुझसे बात करेंगे? किस से बात करेंगे? आप बता दें, मैं उस लिहाज से जवाब दे देता हूं। ठीक, तो आपका ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत के पास इस वक्त इतनी ताकत नहीं है कि वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सके। तो इनडायरेक्टली आप यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत से नहीं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से आप मुज़ाकरात चाहते हैं? देखिए, मैं इनडायरेक्टली नहीं, मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ। मेरे अगर आप मुझसे सही मानों में पूछिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान का हमने इंटरनल मैटर्स को स्टेबलाइज करना है तो हमें पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो रूलिंग एलीट आ जाती है, जिसमें उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है और उनका बड़ा किरदार है, छोटा किरदार नहीं है। उसके बाद पॉलिटिकल एलीट आ जाती है जिनका बड़ा किरदार है, छोटा किरदार नहीं है। फिर उसके अंदर जुडिशरी आ जाती है, जो वैसे तो अभी आज एग्जीक्यूटिव जजेस हैं जो, लेकिन जुडिशरी का भी किरदार है, उनको भी होना चाहिए। मैं उसमें मीडिया या उसमें
मीडिया वालों को और उसमें किसी हद तक बाज बड़े जो हमारे क्या कह सकते हैं ये बिजनेसमैन है, जो बड़े बिजनेसमैन है, जो बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान के इकोनॉमी में, उसमें उनको भी शामिल कर लूंगा। अब इन सब को बैठ के पाकिस्तान के अंदर के मसलों को हल करने के लिए एक दफा इन्होंने सारा करना होगा। और उसका एक जो सबसे बड़ा मसला है जो हर दफा सर उठाता है, और वो उठाता है इलेक्शंस के बाद, तो उसमें फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए कोई तरीका डिवाइस करना होगा कि जिसके बाद हर इलेक्शंस के बाद ये मसले ना उठा करें। तो ये चीज जब तक नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आएगी, ना आनी है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान उस तरीके से तरक्की भी नहीं कर सकेगा। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। इससे कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी वफ्द जो कि 30 मई को रवाना होगा सिफारती मिशन पर, और उसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, कादिर मंदोखेल साहब। कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कादिर साहब, 30 मई को वफ्द रवाना हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी तगड़ी नुमाइंदगी है इस वफ्द के अंदर। बिलावल भुट्टो की सरबराही में रवाना हो रहा है। हिना रब्बानी खर साहिबा मौजूद हैं, इसके अलावा शहरी रहमान साहिबा भी मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं वफ्द का 1 पॉइंट एजेंडा क्या होना चाहिए? मसला कश्मीर होना चाहिए? जी बिल्कुल, यकीनन आपको याद होगा पाक भारत जंग से पहले या जंग के दौरान अगर पाकिस्तान की अगर नुमाइंदगी की है तो वह ज्यादा साहब थे, जिन्होंने आलमी मीडिया खारजा का तजुर्बा होते हुए भी और बड़ा खूबसूरत अंदाज में इसका मुकदमा लड़ा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक बेहतरीन इंतखाब है पीपल्स पार्टी के तरफ से। बिलावल भुट्टो साहब, हिना रब्बानी खर साहिबा, शहरी रहमान साहिबा और मुस्लिम लीग के और दूसरे जो रहनुमा है, मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान का मुकदमा बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने वो पेश करेंगे। और यकीनन भारत की जो दहशतगर्दी है, जो भारत ने तो एक इल्जाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के पास तो ठोस सवायत है कुलभूषण यादव की सूरत में, जाफर एक्सप्रेस की सूरत पे, और पाकिस्तान में पिछले कई अरसे से दहशतगर्दी में जो भारत मलवस है, वो सारे सबूत पाकिस्तान के सामने मौजूद है और वो आलमी दुनिया के सामने उसको पेश करेंगे। कादिर साहब, लेकिन हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, रोटी या गोली, और फिर हम देख रहे हैं कि वहां पर इंतखाबात हैं जिसकी वजह से इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही है। देखिए, यकीनन नरेंद्र मोदी का जो एक ही जो इस्लाम दुश्मन, मुसलमान दुश्मन की जो पॉलिसी है, मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा भी इनके अंदर गैरत हो तो जिस तरह वो बढ़ के मार रहे थे, और पाकिस्तान है तो उसको वो हालत कर दिया है जो S-400 का या उसके राफेल तैयारे है, जिस तरह पाकिस्तान ने उसके परखचे उड़ाए। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंसान के अंदर थोड़ी सी गैरत हो तो दोबारा जो ना वो जंग का नाम नहीं लेते हैं। मैं समझ रहा हूँ, मोदी को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर एक गैरत है तो पहले उसको बदला तो लो। बढ़ के मारना तो दूर की बात है, जो पाकिस्तान की आवाम को मशवरा दे रहे हैं, आप पहले बदला तो लो। अगर आप वाकई गैरतमंद हो, अगर वाकई आप हिंदुस्तानी हो, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे पास एटम बम का ऑप्शन भी मौजूद है। तुम्हारा एक एक शेर का जो है ना हम परखचे उड़ा देंगे अगर तुमने दोबारा चढ़ाई की है। अच्छा कादिर साहब, आपको क्या लगता क्या है जो अभी वहाँ पर इंतखाबात होने जा रहे हैं, उनमें क्या नरेंद्र मोदी को खातिर ख्वाह कामयाबी मिल सकेगी, या जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है इस वक्त भारत को, उसके बाद जो है वो नतायज मुख्तलिफ होंगे? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, भारत के शहरी उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ जो पंगा लिया वो गलत लिया है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर उसके अंदर थोड़ी भी शर्म होया और गैरत मौजूद है तो वो अपनी जो पाकिस्तान है उनके साथ की उसका बदला ले ले। बदला तो दूर की बात है, वहां पे वो ट्रम्प के मिन्नत समाजत करके और उस सीज फायर के लिए जो कोशिश की है, मैं ये समझ रहा हूँ पाकिस्तान ने वो जवाब दिए। 1.5 अरब आबादी को 25 करोड़ आवाम ने जो सबक सिखाया, मेरे ख्याल में उसको भूलना नहीं चाहिए। और इसको ये भी याद रखना चाहिए कि 8 लाख फौज जो आपने कश्मीर में तैनात की है, पाकिस्तान ने जो आपका हाल किया है, मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान की फौज जो 6 लाख के लगभग है, वो 6 लाख नहीं है, वो 25 करोड़ है। 25 करोड़ आवाम पाकिस्तान की फौज है जो आपको सबक सिखाने के लिए पहले भी आजमा चुके हैं आप, और अब दोबारा आजमाने के लिए आप कोशिश करेंगे तो आप जरा फेल करके दिखाए तो आपको मुंह बता जो है ना वो एक सबूत मिलेगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि यही बढ़ के मारे और हिंदुस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को लड़ाने के लिए जिस तरह वो बयानात दे रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको हिंदुस्तान की आवाम मुझसे सवाल कर रहे हैं कि अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है
जो पाकिस्तान ने हमला किया है, तो आपने उसको रोका क्यों नहीं है? आप मुझे बता दो कि अगर पाकिस्तान ने ये किया तो आपने मुल्जिमान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर पाकिस्तान ने ये हमला किया है तो मकबूजा कश्मीर का, तो आप मुझे बताओ आपको पहले खबर क्यों नहीं है? तो ये सारी जो दावे है मैं नहीं उठा रहा हूँ, हिंदुस्तान की आवाम उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने, हिंदुस्तान की अपोजिशन जो है ना वो राहुल गांधी ये उठा रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि दोबारा ये गलती करेगा तो मेरे ख्याल में नस्ल नाबूद करेगा। और मैं इस मौके पे ये कहना चाह रहा हूँ पाकिस्तान को जरा सा भी जो है ना उसका एहतियात नहीं बनना चाहिए। अगर हिंदुस्तान दोबारा हमला करे तो हिंदुस्तान के एक एक शहर को एटम बम से उड़ाना चाहिए, और न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि इसराइल को भी नस्ल नाबूद करना चाहिए। मौका बड़ा बेहतरीन है। अच्छा कादिर साहब, पाकिस्तानी वफ़द तो 30 मई को रवाना होगा, लेकिन भारतीय वफ़द जो है वो रवाना हो चुका है। 45 अरकान पर मुश्तमिल ये वफ़द है जो कि 32 ममालिक के दौरे करेगा। बड़ा लहीम शहीम ये दौरा हो जाएगा। आप समझते हैं किसी हद तक कोई पजीराई मिल सकेगी मोदी के बयानिए को या नहीं? देखिए, आपको पता है कि जंग से पहले जो ट्रंप ने बयान दिया था, मेरी नजर से भी गुजरा, उन्होंने कहा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जंग नहीं होने वाला है, ये अपना मसला खुद ही हल कर दे। वो उसको इजीली, उनको पता है कि मोदी ये बढ़ के मारे और कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं, अगर रूस को ले ले या पूरे दुनिया के दूसरे ममालिक देख ले, तो उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, हिंदुस्तान का नहीं दिया है। तो ये 45 करोड़ का वक्त भी भेज दे तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान का जो पॉइंट है वो बड़ा मजबूत है। हमारे पास एक जिंदा कलबशों जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा था वो मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी के वाकयात हुआ है, जाफर एक्सप्रेस समेत, और अभी हाल ही में मासूम बच्चे और बच्चियों के ऊपर जो हमला किया है, इसमें हिंदुस्तान मुलव्वस है। हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद है। तो मैं ये समझ रहा हूँ हिंदुस्तान जितना मर्जी कर ले, दुनिया को पाकिस्तान ने इस बात पे कायल कर दिए कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है वो हिंदुस्तान ने करा है और रॉन ने करा है। हमारे पास सबूत, हमारे पास जिंदा गुलबशर यादों की सूरत पे, या वो जो पकड़ा गया चाय पिलाने वाला सबूत बहुत है पाकिस्तान के पास, और दुनिया के सामने भी पाकिस्तान की जानिब से इस तरह के सबूत जो हैं वो रखे जा चुके हैं। अब मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे बजट 2025 और 26 के हवाले से। माहिर माशी उमूर अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। पाकिस्तान इस वक्त नाजुक इक्तिसादी दौर से गुजर रहा है, जहां एक तरफ आलमी मालियाती इदारे इस्लाहात की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत मुजव्वज़ा माली साल के बजट में 2025-26 महसूलात के अहदाफ पूरे करने के लिए सख्त फैसले करने जा रही है। आलमी बैंक और IMF की हालिया सिफारिशात और हुकूमत की मुमकिना बजट तजावीज़ को अगर एक साथ देखा जाए तो वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान की मईशत दाखिली कमज़ोरियों, पॉलिसी तज़ादात और बैरूनी दबाव की मुसल्लस में फंसी हुई हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट पाकिस्तान के सनती निज़ाम और बरामदी सलाहियत पर एक कड़ी तनकीद है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक दिहाई में पाकिस्तान ने दरामदात पर रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम्स ड्यूटीज़ में 117% तक इजाफा किया है, जिसका मकसद अगरचे मकामी सनतों को तहफ़्फ़ुज़ देना था, लेकिन इसके बरक्स ये पॉलिसियाँ सनती गैर फ़ालियत, महदूद मुसाबकत, सरमायाकारी के गैर पैदावारी शोबों में मुंतकिल होने और बरामदात की कमी जैसे नताइज का बायस बनी। यही वजह है कि जहां 1990 की दिहाई में बरामदात GDP का 15% थी, वहां अब 2024 में ये शरह कम होकर सिर्फ 10% रह गई है, जो खित्ते में सबसे कम है। आलमी बैंक ने वाज़े तौर पर तजवीज़ दी है कि दरामदी टैरिफ को कम किया जाए, गैर ज़रूरी ड्यूटीज़ ख़त्म की जाएँ और एक आज़ाद ज़र मुबादला का निज़ाम, सस्ती तवानाई, आसान फाइनेंसिंग, बेहतर रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसर दिवालियापन के कवानीन नाफिज किए जाएँ, ताकि सरमायाकारों और बरामद कुनंदगान का एतमाद बहाल हो सके। लेकिन इसके बरक्स IMF ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो तजावीज़ दी हैं वो मज़ीद सख्त हैं। FBR को टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मज़ीद इख्तियारात देना, POS पर टैक्स चोरी के जुर्माने को 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करना और यहाँ तक कि फौजदारी मुकदमात दर्ज करने की तजवीज़ इस बात का सबूत है कि आइंदा बजट में टैक्स चोरी रोकने की पॉलिसी काफ़ी जारहाना हो सकती है। मज़ीद बरां सोलर पैनल्स, ज़रई आलात, खाद और स्प्रे जैसी बुनियादी अशिया पर टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ है और उन पर 18% GST या फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की सोच बराह रास्त ज़राअत और तवानाई के शोबे पर महंगाई का बोझ डालेगी। ये वो शोबे हैं जो पहले ही माली दबाव और पैदावारी बहरान से दो चार हैं। इसी के साथ साथ पेट्रोलियम लेवी से रिकॉर्ड 1311 अरब रुपए की वसूलियों का हदफ हुकूमत की जानिब से महंगाई के एक और बड़े तूफान की नवीद है।
चूंकि ये लेवी बराह रास्त आवाम से वसूल की जाती है, इसलिए पेट्रोल, डीजल और दीगर मसनूआत की कीमतों में इजाफा यकीनी है, जिसका असर पूरे मुल्क में महंगाई की नई लहर की सूरत में जाहिर होगा। हुकूमत एक तरफ अगर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी, जीएसटी में इजाफे और ज़रूरी इनपुट्स पर टैक्स की तजावीज़ इसी तबके के माशी बोझ में मज़ीद इजाफा करने जा रही हैं। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माशी और टैक्स उमूर के माहिर अशफाक तोला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब आपके वक्त का। अशफाक साहब, ये बताइए कि क्या दरामदी टैरिफ और इजाफी कस्टम ड्यूटीज़ में जो 117% इजाफे की बात की जा रही है, क्या सनत की तरक्की में नाकामी का सबब यही है? इसमें रहमान नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ और बातें हो रही हैं। टैरिफ कम करने की बात हो रही है IMF से, और इंपोर्ट खोलने की बात हो रही है। मेरी समझ से ये बाहर है, जो ये इतला किसी ने भी अगर दी है तो शायद मैं नावाकिफ होऊंगा इस चीज़ से, मगर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो तो ये था कि जी के टैरिफ को रिड्यूस करके मेरा ख्याल है टीयर्स जितने भी हैं तीनों, उसमें कैस्केडिंग में आप मेरा ख्याल है ये कमी लाना चाह रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा। उसका बल्कि उल्टा जी ये है। अब अगर कोई और सोर्स है मुझे नहीं मालूम, मगर जो मेरी इतला है कि उसके तहत तो ये कम करना चाह रहे हैं। अच्छा अशफाक साहब, एक जाने बात की जा रही कि तनख्वाहदार तबका जो है उसको रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इजाफी टैक्सेस की बात की जा रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है। मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ, ये जो न्यूज़ में आ रही हैं या अखबारी तराशे हैं, मैं बहुत वसूख के साथ कह सकता हूँ उनमें से कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है। अगर कोई कह देता है कि जी आप GST बढ़ा दें, ये कहा गया है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन जब हम बजट बना रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास कि इसकी इतनी रेवेन्यू आ रही है, इसकी इतनी रेवेन्यू आ रही है। ये बात तो तयशुदा है कि हमें एडिशनल रेवेन्यू तो चाहिए, इस बात से कोई इनकार ही नहीं है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के हमारे हालात हैं, हमें बिल्कुल जंगी हालात में है और हमें पैसे तो चाहिए। मगर अब ये दो तरीके हैं पैसे लेने के। एक तो आप अपने अखराजात में कमी करें, दूसरा ये कि आप अपने वसाइल को बढ़ाएं। तो दोनों तरफ आपको देखना पड़ेगा, बट वसाइल को बढ़ाने का मतलब ये नहीं हो सकता कि मिल्किंग दी ओल्ड का हो, बार बार एक ही जो सेगमेंट है, सैलरी है या इंडिविजुअल्स हैं या कॉर्पोरेट्स हैं, इनको आप इस तरीके से करें, या टर्नओवर टैक्स को कहें कि जी 1.25 से अब 1.5% कर देंगे। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। यू हैव टू मेक अ पॉलिसी, और उस पॉलिसी के तहत अगले 5 सालों को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको जाना पड़ेगा। बट मैं ये नहीं समझता हूँ कि अभी कोई भी चीज़ अभी फाइनल नहीं है। तो अशफाक साहब, वसाइल को फिर किस तरह बढ़ाया जाए? वसाइल देखिए, बढ़ाने का मतलब ये होता है, जैसे दुकानदारों से नहीं मिल रहा, मेरा ख्याल है आराम से आप 400 अरब तो यूं आराम से आप ले सकते हैं, मगर आपकी पॉलिसीज गलत है, आपकी डायरेक्शंस गलत है, और जो मेरा ख्याल है पॉलिसी बनाने वाले हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और मेरा ख्याल है उन टीमों को ज़रा गाइडेंस की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है हमने जिस वक्त मैं था एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो 270 बिलियन तो हमने एग्री करा लिए थे ट्रेडर से, बट इसके बाद वो एक अना का मसला बना और उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम ताजिर दोस्त स्कीम ला के रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो वो बेफर गए, उन्होंने कहा जी अब हम तो नहीं आते आपके इसमें। और मेरा ख्याल है वो बहुत रॉन्ग तरीके से उन्होंने जिस तरीके से किया हमारे केयर टेकर सेटअप ने, मेरा ख्याल है उनको अलिफ बे भी नहीं पता थी टैक्स की, और उन्होंने उस टैक्स को जो इतना आसानी से लग सकता था इतना कॉम्प्लिकेट करके लगाने की कोशिश की। देखिए, पाकिस्तान के जो मामला हैं ना टैक्स के, वो लोकली मसले हैं और लोकली सॉल्व होंगे। ये बाहर की कोई फर्में आके या वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट आके नहीं कर सकेंगे ये सब। हाँ, उसमें हम उनसे ये हेल्प ले लें कि हम ये IT करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है कोई $2-5 लाख दे के आप रिव्यू करा लें उनसे। ये इनका काम नहीं है हमारे काम करना, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके चले जाते हैं। मैं समझता हूँ ये पैसों का भी ज़ाया है, हमारे वक्त का भी ज़ाया करते हैं। अच्छा अशफाक साहब, पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का सुन रहे हैं, पहले ही अभी गालिबन शायद 70 रुपये फ़ी लीटर हम पेट्रोलियम लेवी अदा कर रहे हैं, तो मज़ीद बढ़ने का सुन रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि ओवरऑल जो महंगाई है वो तो मज़ीद बढ़ जाएगी? फिर ये बिल्कुल बढ़ेगी और ये बढ़नी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से वो कार्बन टैक्स की बातें कर रहे हैं, सो मेनी टैक्सेस विच दे वांट,
मगर देखें, वसाइल अगर आपको चाहिए भी, लेवी इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैसियत रखती है कि वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की किटी में रहती है, सूबों को शेयर एनएफसी के शेयर पे नहीं जाती है। तो आई थिंक वो सोच रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये एक ऑप्शन है जो आईएमएफ से डिस्कस किया जा रहा है, बट हतमी कोई चीज़ नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा, आलमी बैंक की ये जो तजवीज़ है कि दरामदी टैरिफ कम किए जाएं, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर आप इंपोर्ट खोलेंगे इस वक्त, आपकी अगर स्टेबिलिटी है तो एक ही वजह से है, दुनिया में आपके कंपेरेबल कंट्रीज हैं, टर्की है, इजिप्ट है, नाइजीरिया है या अर्जेंटाइन है, वो और हम सारे एक ही इन्फ्लेशन की रेंज से गुजरे। बट पाकिस्तान की सक्सेस का राज ये था कि पाकिस्तान ने अपनी करेंसी को स्टेबल किया, और उस स्टेबिलिटी की वजह से आपका इन्फ्लेशन काफी हद तक कम हो गया, बल्कि अब डिफ्लेशन की तरफ आप जा रहे हैं। और अगर सही मानों में, अगर मेरी बात को मान के उस वक्त ये डॉलर 235-240 का ले आते, तो आज पाकिस्तान के हालात डिफरेंट होते, शायद हमें आईएमएफ की जरूरत भी ना रहती। बट चले, अब जो फैसला किया केयरटेकर सेटअप ने किया, या जो आने वालों ने किया, और या जो स्टेट बैंक ने किया, उस पर तो मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा। वो समझ रहे थे कि जी एक्सपोर्टरों को मार पड़ेगी, नहीं, आप उनको रुपये में कहीं ना कहीं सब्सिडी, या आप उनको कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज कर दें। रेमिटेंस में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आपके लॉज काफी सख्त हो रहे हैं। हाँ, आपको जिस सेक्टर को संभालना है वो आईटी सेक्टर है, क्योंकि वहाँ फ्रीलांसर्स हैं या कंपनीज हैं, सारी कंपनीज की मैं बात नहीं कर रहा, या सारे फ्रीलांसर्स की बात नहीं हो रही। मोस्टली ये करते हैं कि जी इन्होंने टैक्स हेवन्स में अपने ऑफिसेस खोल लिए हैं, या पियोनियर टाइप के और दूसरे बैंक्स होते हैं उनमें अकाउंट खोल के वो पैसे अपने बाहर रखते हैं। तो इस पे आपको एक कोशिश ये करनी पड़ेगी कि जिन कंट्रीज से ओरिजिन करते हैं, ये जहाँ जहाँ यूएई के अंदर काफ़ी इन्होंने आईडीज ली हैं, तो जैसे इंडिया ने किया है कि उन्होंने कहा है कि जी 5 मिलियन दरम से ऊपर जो भी होगा वो उनको यूएई गवर्नमेंट बाउंड है इनको इतला देने की। तो हमें भी इसी किस्म का कोई एग्रीमेंट उनके साथ करना पड़ेगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का। तो मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान का पैसा है पाकिस्तान में आना चाहिए, पाकिस्तान में रहना चाहिए। हमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक या बोरोवर्स की मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं हमारा साथ देते हैं, कि हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ईमानदारी से हमारा आईटी का पैसा हमारे मुल्क में आ जाए। अच्छा अशफाक साहब, अब ये भी बात हो रही है, आईएमएफ का ये कहना है कि सोलर पैनल्स और ज़रूरी आलात पर भी टैक्स लगाया जाए, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? मेरे ख्याल से देखिए, इक्विटी तो यही है कि लगना चाहिए, क्योंकि देखिए ज़रूरी आलात पे सेल्स टैक्स अगर लगता है तो देखिए, आप सिर्फ आप छोड़ दें गन्ने को और गंदम को, बाकी तो सब आप डीरेगुलेटेड है। आप जाहिर बात है इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से बेचते हैं, और इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से आपकी कॉस्टिंग भी होनी चाहिए। हाँ, आपको गवर्नमेंट को जो इन्फ्लुएंस करना है और जो करना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको फार्म टू मार्केट की अप्रोच रखनी चाहिए। बीच में जो आरती या मिडिलमैन आते हैं ना, उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई आ रहा है कि आप गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे भी लगाए टैक्स, और बाकी चीज़ों पे भी लगाए। सोलर पैनल भी ठीक है, अगर देखा ना, कोई अगर आज बहुत सस्ते हो गए आपको पता है, उसकी वजह भी यही है कि जी इंटरनेशनली काफ़ी प्रोडक्शन हो रही है, अब तो लोकल प्रोडक्शन भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल लगाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो तवानाई की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के हवाले से जो पाकिस्तान सोच रहा है, तवानाई तो एक्सेस है मेरे भाई, हम लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस है और बहुत महंगी है, इसलिए हम नहीं ले सकते, और कैपेसिटी पेमेंट हमें करनी पड़ रही है। ये ना कहेंगे तवानाई की ज़रूरियात तो हमारे पास हैं, और तवानाई भी बहुत है, बट हम लेना नहीं चाह रहे क्योंकि वो बहुत महंगी बिजली है। अच्छा अशफाक साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, जब बजट सामने आएगा तभी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये बातें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि तनख्वाहदार तबका जो है उसको रिलीफ मिलने जा रहा है। आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा? नामुमकिनात कभी भी कुछ नहीं होते हैं। मेरा ख्याल है पहले भी शायद का खान अब्बासी साहब जब थे तो उस वक्त भी हारून अख्तर साहब थे, मैं था, तो हम लोगों ने मिलकर ये काम किए थे, और हमारी कोशिश थी कि 12 लाख तक के, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ 2017-18 की, कि 12 लाख तक का कोई टैक्स ना हो। मगर उसमें बीआर ने रेजिस्टेंस किया कि जी हमारी डॉक्यूमेंटेशन चली जाएगी। तो हमने कहा चलो डॉक्यूमेंटेशन कर लो, 100-200 रुपये टैक्स ले लो। मेरा ख्याल है वो लिमिट अब 12 की बजाय 24 होनी चाहिए। 24 लाख तक
यानी 2 लाख रुपए महीने तक लोगों को कम से कम टैक्स पे करना चाहिए। और बाकी जितने भी यानी कि जो कैटेगरीज हैं या जो टीयर्स हैं उसमें हर जगह 5-5% कम से कम टैक्स कम करे। मैक्सिमम रेट 30% होना चाहिए, बिसाइड सरचार्ज हो। और अगर ज़्यादा कोई कमाता है तो उसको ऑब्वियसली ये भी लगना चाहिए, अपना सुपर टैक्स भी लगना चाहिए। अच्छा अशफाक साहब, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कितना जो है वो बैलेंस ज़रूरी है इस वक्त? जैसे कि हम बात करें तनख्वाहदार तबके की और फिर हम मुख्तलिफ अशिया के ऊपर जो टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, तो वो कितना ज़रूरी है बैलेंस होना? एवरेज जो आता है हमारे रीजनल आता है वो 60-40 होता है। 60 आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है और 40 डायरेक्ट होता है। ये रेंज करता है, कहीं 35 और 65 भी है। पाकिस्तान में लास्ट ईयर ये 56% था और 44% था। तो पाकिस्तान में फिर भी बेहतर रेशियो है, बिकॉज कि आपने काफ़ी डायरेक्ट टैक्सेस की मदों में चीज़ें बढ़ाई थी, आपने सुपर टैक्स आपने लगाए थे, इस किस्म के सरचार्ज लगाए थे। तो उसके बाद से रेशियो हमारा इम्प्रूव हुआ, हमने रेट इम्प्रूव किए थे, काफ़ी चीज़ें हमारे रिकवरीज भी अच्छी हुई थी डायरेक्ट टैक्स में। तो पाकिस्तान में ये तनासुब मेरा ख्याल है बेहतर है। मगर फिर भी मैं आपको बताता हूँ, आपका जो 95% डायरेक्ट टैक्स है वो सिर्फ 3% लोग दे रहे हैं। तो इसका मतलब है ट्रू टैक्सेशन नहीं हो रही है। जो सारा टैक्स कलेक्ट हो रहा है 95% वो 3% टैक्स पेयर दे रहे हैं, जो बड़ी कंपनी, बैंक, टेलकोज, बड़े ग्रुप्स हैं, फर्टिलाइजर, ये दे रहे हैं। और बाकी नीचे जो तबका है वहाँ मेरा ख्याल है वो टैक्स सही से कलेक्ट नहीं कर पा रहे। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वहां पर एक बहुत बड़ा एलिमेंट करप्शन का भी है। ये मैं नहीं कह सकता कि कता कलामी के लिए माजरत, आखिर में बस आपसे ये जानना चाहूंगा कि टैक्स नेट को फिर बढ़ाया किस तरह जाए? जी, हमारी पूरी रिपोर्ट है, उसमें सारी रिकमेंडेशन हमने दी हैं। उस पर मेरा ख्याल है इनके पास तो किक स्टार्ट है, सारी चीज़ें, रेवेन्यू के नए रिसोर्सेज भी हमने दिए हैं, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस भी दी है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ भी दिया है, और रेस्टलाइजेशन ऑफ एफबीआर अथॉरिटी, सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये लिखी हुई चीज़ें हैं। और उसमें मेरा ख्याल है ये सारे जो बैठे हुए हैं सब समझते हैं इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है। इट्स अ मैटर, बिकॉज जब आप फंस गए कि जो एक कोई बाहर की फर्म से उन्होंने बनवा ली है, उन्होंने कोई रिपोर्ट बना दी है, तो कुछ वर्ल्ड बैंक की पीछे चल रही है, कुछ हमारी लोकल लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई थी। तो ये काफ़ी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। एक रिपोर्ट लें और उसको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करें। मेरा ख्याल है हमारी रिपोर्ट जो थी RRMC की, इसमें 100 एक्सपर्ट थे, इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किया जाता है उसमें क्या कुछ सामने आता है। हमारे साथ माहिर माशी उमूर अशफाक तोला साहब मौजूद है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। सैयद रज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।